और वहां पे 60 टेस्ट मैच हारी है, सिर्फ एक ही टेस्ट मैच ड्रॉ किया है। इस मैदान का इतिहास भारतीय टीम के लिए अच्छा है नहीं। सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि बुमराह नहीं तो कौन? क्या मोहम्मद सिराज तैयार है लीडर ऑफ द पैक बनने की? अर्शदीप सिंह को मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, लेकिन आकाशदीप तो सीधा सीधा मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अब सीधी बात करते हैं, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है मेरे हिसाब से। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा। भारतीय टीम पहुंच चुकी है एजबस्टन के मैदान में। बर्मिंघम का ये खूबसूरत शहर, लेकिन खूबसूरत यादें भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यहां से जुड़ी हुई नहीं है। 1967 से 8 टेस्ट मैच खेली है और वहां पे 60 टेस्ट मैच हारी है, सिर्फ एक ही टेस्ट मैच ड्रॉ किया है, वो भी 1986 में। 1984 की पैदाइश तो मेरी है, 40 साल का मैं हो गया हूँ। कितना लंबा अरसा हो गया है। इस मैदान का इतिहास भारतीय टीम के लिए अच्छा है नहीं। अब मैंने निगेटिविटी से क्यों शुरुआत की? अगर आप देखेंगे ना, पिछले मैच में जो हुआ, 5 शतक लगे थे, बुमराह ने 5 विकेट निकाली, उसके बावजूद भी हार गए, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मौका था भारतीय टीम को गेम को सील करने का। पहले बैटिंग करते हुए जहां पे आखिर में कोलैप्स हुआ, दूसरी बैटिंग करते हुए भी आखिरी में कोलैप्स हुआ, और जब आपने 5 से 6 कैचेस छोड़ दिए तो फील्डिंग में भी आपने वो मौके गंवाए जहां पे आप गेम सील कर सकते थे और गेम जीत सकते थे। लेकिन अब इतिहास अच्छा नहीं है, लेकिन क्या हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि भाई ये गेम कैसी है, ये गेम को क्या कहा जाता है? द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। हाँ भाई, हो सकता है ना भाई ये, क्योंकि सर्टन तो कुछ भी नहीं है। अच्छे स्पेल निकल गए, अच्छी बैटिंग कर ली, कैच पकड़ लिया, काम हो सकता है। और ये टीम ऐसी है इंग्लैंड की जहां पे आप उन पे दबाव डाल सकते हैं। खैर, सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि बुमराह नहीं तो कौन? बुमराह की जगह पे कौन आएगा? सबसे पहले तो लीडर कौन बनेगा? क्या मोहम्मद सिराज तैयार है लीडर ऑफ द पैक बनने के लिए? देखिए, जडेजा है ज्यादा मैचेस के लिहाज से अगर आप बात करें, लेकिन फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद सिराज से ज्यादा इस फास्ट बॉलिंग यूनिट पे किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत अच्छे स्पेल डाले हैं, बहुत ज्यादा बॉलिंग भी की है। आप अगर देखेंगे, वर्कलोड की बात जब होती है ना, तो मोहम्मद सिराज का नाम आता है। वर्कलोड में बुमराह से बहुत आगे, बहुत ज्यादा गेंदबाजी की है बुमराह से। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो बुमराह ने लगभग 800 ओवर्स डाली है 76 इनिंग में। इनकी 100 से ज्यादा इनिंग है, लगभग 1000 ओवर्स डाल दी है 2022 से। अगर आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो वर्कलोड तो इनका भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक ही चीज उसके साथ में आगे निकलती है कि वर्कलोड के हिसाब से गेंदबाजी अगर इतनी की है, तो आपके पास अलग अलग स्पेल में गेंदबाजी करने का एक्सपीरियंस है। तो आपके पास सबसे बड़ा मौका भी है मोहम्मद सिराज का, अगर आपका नाम है तो, कि भाई आप लीडर ऑफ द पैक बन जाइए। हो सकता है आपके लिए ये चीज फायदेमंद हो सकता है नुकसान हो, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। आपको ही लीडर ऑफ द पैक बनना पड़ेगा। एक चीज कर सकते हैं मोहम्मद सिराज, जो मुझे लगता है, मैं इनके करियर को जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ, आउटस्विंग पे अगर ज्यादा नजर रखेंगे, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि है ना, आपका जो रिदम होता है, आप अगर दोनों चीजें बहुत ज्यादा करने जाते हैं ना, वो स्क्रैम्बल सीम से अंदर गेंदबाजी करना, फिर आउटस्विंग डालना, तो फिर कई बार आपका रिदम सेट नहीं होता, और जो शोल्डर है उनका, लेफ्ट शोल्डर, वो कई बार गिर जाता है। वो मैंने नोटिस किया है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी उसके बारे में हल्की सी बात की थी। लेकिन उनको अगर होल्ड शेप करके आउटस्विंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करते रहेंगे, तो फिर वो जो सेट करने वाली अंदर वाली गेंद, उनके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि टीम के साथ जो कोचेस है वो काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बाहर बैठ के मुझे लगता है कि यार ये काम मोहम्मद सिराज कर सकते हैं, तो उनके पास बहुत बड़ा मौका है। लेकिन बुमराह की कमी किस तरह से पूरी की जाएगी? आप अगर सिर्फ आंकड़ों पे नजर डालेंगे ना, पिछले टेस्ट मैच में लगभग 45 ओवर डाली बुमराह ने, पहली इनिंग में और दोनों इनिंग में मिला के 140 रन दिए, 5 विकेट निकाली। उनके गेंदबाजी में 4 से 5 कैच छूटे भी, वो नो बॉल भी था वहां पे। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो 92 ओवर डाली है 3 गेंदबाजों ने मिला के, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने 450 रन दिए तीनों ने मिला के, और 9 विकेट निकाले। तो कहाँ बुमराह और कहाँ 3 गेंदबाज मिला के? तो ये बुमराह जो क्वालिटी और जो नंबर्स लेके आते, जो प्रेशर बना के लेके आते, वो कोई नहीं कर सकता उनका काम। लेकिन अगर सब ने मिलकर अगर अच्छी गेंदबाजी की तो फिर फायदा हो सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा पे भी नजर आएगी। प्रसिद्ध कृष्णा खुद, उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने सुना होगा कि वो चाहते थे बेटर लेंथ डालना, वो हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? वो 6 से 8 मीटर के बीच में लगातार गेंदबाजी करना, व्हाइट बॉल से क्रिकेट से आ रहे थे, शायद हो सकता है कि पहला टेस्ट मैच था, उसने स्लोप की भी बात की कि स्लोप में वो गेंदबाजी करना ना थोड़ा मुश्किल काम है एडजस्ट करना, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज होता नहीं, वो खुद ने भी कहा। खैर, हो सकता है एक ही मैच की बात है, आने वाले वक्त में वो चीजें बेहतर होती हुए नजर आ जाए। लेकिन अब एक और चीज ये भी देखिए ना कि अगर वो खेलते हैं तो फिर उनको वो जो 4 ही मैच का एक्सपीरियंस है, तो फिर एक लीडर ऑफ द पैक बुमराह नहीं है, तो फिर
अंडर प्रेशर वो कैसे गेंदबाजी करते हैं। कैप्टन भी आपका नया है, बहुत कुछ बेहतर होना पड़ेगा। एक और बात फिर इसी से शामिल होती है कि अगर बुमराह नहीं है तो बुमराह की जगह पे प्लेइंग 11 में जगह किसको बन सकती है। आकाशदीप नेट में जितना देखा, ऑब्वियसली थोड़े चोटिल थे इससे पहले, आपने देखा होगा, लेकिन अब वो रिदम में आ रहे हैं। उनकी सीधी सीम पोजीशन है ना, तो मुझे लगता है ना वो शामी मोल्ड के गेंदबाज है, तो सीधी सीम से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते। वो लेट मूवमेंट ना, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाएंगे आकाशदीप के सामने तो वो तकलीफ में आ सकते हैं। तो बात तो ये भी चलेगी ना कि अर्शदीप का क्या, उसके बारे में भी आगे बात करूंगा, लेकिन आकाशदीप तो सीधा सीधा मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट होना चाहिए जसप्रीत बुमराह का, अगर वो नहीं खेलते तो। और देखिए अर्शदीप सिंह को मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, क्योंकि जितने भी गेंदबाज देख रहा हूं मैं क्वालिटी के हिसाब से, राइट, हालांकि अर्शदीप का डेब्यू हुआ नहीं है, लेकिन वो ऐसा गेंदबाज है जो कंट्रोल की जरूरत पड़ने पे कंट्रोल लेके आ सकता है गेम में, एक अच्छे एरिया में गेंदबाजी कर सकता है। हाइट अच्छी है, रिस्क का अच्छा इस्तेमाल करता है, दोनों तरफ स्विंग कराता है, लेकिन अगर क्योंकि बॉडी उसकी सामने की तरफ टूटती है तो लाइन को कंट्रोल करने में उसके लिए आसानी हो सकती है, जो हमें पिछले मैच में मिस दिखा। वो एक फैक्टर ऐसा था जो गेम का, जहां पे मुझे लगा गेंदबाजी में कंट्रोल नहीं था बुमराह के अलावा। एक एरिया में गेंदबाजी करना, प्रेशर बनाना, और इंग्लैंड जिस तरह से बेसबॉल क्रिकेट खेलती है, एग्रेशन दिखाती है, तो एक एरिया में लगातार गेंदबाजी करना स्पेल आफ्टर स्पेल, स्पेशली ओल्ड बॉल पे, वो बड़ा जरूरी है, जो अर्शदीप कर सकता है। हालांकि पेस नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोच सकती है। बात आ जाएगी क्या प्रसिद्ध को खिलाए, जिन्होंने कंट्रोल नहीं दिखाया, विकेट निकाली है, क्या अर्शदीप को खिलाए। अर्शदीप की तरफ जा सकती है भारतीय टीम। अब बात आती है ना शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, डिसअपॉइंटिंग रहा जरूर है। हो सकता है उनकी भी पहली गेम है, बहुत वक्त के बाद कमबैक कर रहे थे, आसान है नहीं। गेंदबाजी में जितना इस्तेमाल करना चाहिए था उतना इस्तेमाल किया नहीं उनका। थोड़ा पहले लेके आ सकते थे, बहुत ज़्यादा पुराने बॉल पे उनके पास उतनी जिप देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत सारे फैक्टर थे उनके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मेरे को एक चीज़ लगी कि 8 नंबर पे अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो कोलैप्स होने नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर इंडियन क्रिकेट का पिछले कई मैचेस में, मैंने एक आंकड़े भी बयां किए थे कमेंट्री करते हुए सोनी के लिए, जब मैं कमेंट्री कर रहा था, 17 मैचेस में 14 इनिंग ऐसी हुई है, 17 इनिंग में 14 इनिंग ऐसी हुई है पिछली टेस्ट टीम्स में, टेस्ट मैच के लिए, भारतीय टीम के लिए, कि 100 रन भी नहीं बने आखिरी के 5 बैट्समैन से। तो अगर ऐसे आंकड़े हैं तो उसमें जडेजा पे भी सवाल उठता है, उसमें 8 नंबर के बैटिंग पे भी सवाल उठता है। और अगर शार्दुल ठाकुर जो इतने कंफर्टेबल बैटिंग करते हुए नजर नहीं आए, तो फिर क्या भारतीय टीम ये सोच सकती है, एक तो उनके पास कुलदीप यादव का ऑप्शन है कि भाई हमें ना बैटिंग के बारे में नहीं सोचते, कोलैप्स तो हो ही रहे, जाने दो, हम कुलदीप यादव को लेकर। दूसरा वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पे अगर उनको खिलाना तो आपकी बैटिंग लंबी हो गई, आपका जो कोलैप्स हो रहा है वो नहीं होगा, और कम से कम 15-20 तो आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा ही उसे देना चाहिए बैटिंग में। शार्दुल से तो ज्यादा बेहतर बैट्समैन है, तो 8 नंबर पे आप मेरे हिसाब से तो वॉशिंगटन सुंदर को खिला दीजिए, तो आपकी बैटिंग लंबी हो जाएगी। जो कोलैप्स वाली जो चीज है कई हद तक कंट्रोल कर सकती है भारतीय टीम, क्योंकि सामने चैलेंज ना, गेंदबाजी अब उनकी बेहतर होती जाएगी इंग्लैंड की। क्रिस वोक्स क्योंकि एक मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं, इंजरी के बाद उनका रिदम आपको बेहतर नजर आएगा। जोफ्रा आर्चर की टीम में वापसी हुई है, शायद वो ना खेले पर लॉर्ड्स की वो तैयारी कर ले, अगर वो खेलते तो फिर वो एक चैलेंज हो जाता है, खास करके नई गेंद के सामने तो अर्ली विकेट गिर सकती है, तो आपको बैटिंग लंबी करना ही पड़ेगा। आइडियली तो आप चाहेंगे ना कुलदीप को खिलाए, लेकिन अगर 2 खिलाड़ियों की बात आएगी तो फिर मैं वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाऊंगा, और फिर बाद में ना चौथे 5वें दिन उनकी गेंदबाजी भी ना काम में आ सकती है। और इसी वजह से एक और बात आती है, नीतीश कुमार रेड्डी, जो मैंने अपने पहले वीडियो में टेस्ट मैच जब शुरू होने वाले थे, टेस्ट सीरीज, तो मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी को आप खिलाए। उसका रीजन क्या है? नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हैं, एक तो परफॉर्मेंस किया था ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको भूलना नहीं चाहिए, लगभग 298 रन बना दिए थे, शतक जड़ा था, टेल के साथ अच्छी बैटिंग की थी, मेलबर्न का वो मैदान था, बहुत इमोशनल मोमेंट था, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की थी। अब बैटिंग तो है ही है, अच्छा डिफेंस भी है उस खिलाड़ी के पास। फेल तो हर कोई होता है यार, कौन नहीं होता फेलियर तो क्रिकेट का हिस्सा है। आईपीएल में फेल हुए, लेकिन वो शायद जहन में चल रहा था सबके। लेकिन यार ये फास्ट बॉलिंग करता है, मीडियम फास्ट बॉलिंग करता है। सपोज अगर आपको ये 8 ओवर देता है, आगे जाके ओवरसीज कंडीशन में अगर ये आपको, अभी तो आप 8 ओवर की उम्मीद करेंगे, 8-10 ओवर की, उससे ज्यादा नहीं, एज ए 5th या 6th बॉलर, लेकिन अगर ये रेगुलर खेलता है खिलाड़ी और आपको रेगुलर 15 ओवर देता है, तो ओवरसीज में आपके पास ये एज ए 4th फास्ट बॉलर खेलने की काबिलियत वाला बल्लेबाज आपके पास हो जाएगा, जिससे बहुत बढ़िया बैलेंस बन सकता है। तो मुझे लगता है इनके साथ काफी देर तक परसिस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनका खेलना बड़ा जरूरी है। ये आएंगे किसी बैट्समैन की जगह पे, या तो साई सुदर्शन की जगह पे आएंगे, या तो फिर आएंगे करुण नायर की
दोनों में से एक की जगह पे आएंगे, पर इनका आना बड़ा ज़रूरी है। तो ये दो जो खिलाड़ी इन पे मेरी नज़र है कि इनको खिलाइए ज़रूर, तो आपकी बैटिंग लंबी हो जाए और साथ में एक मीडियम पेस ऑलराउंडर आपको मिल जाए। और ऐसा भी नहीं कि लड़के ने परफॉर्म किया नहीं है। इन चीज़ पे मेरी मेन नज़र रहेगी। अब बात आ जाएगी कि जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है ना, उसके लिए क्या प्लान करती है भारतीय टीम। बेन टकेट 500 से ज़्यादा रन बना दिए भारतीय टीम के सामने टेस्ट क्रिकेट में। सरदर्द है भारतीय टीम के लिए, अच्छा प्रदर्शन किया है। और मुझे पिछले मैच में सबसे बढ़िया बात क्या लगी कि जिस तरह से बैटिंग करता है ना, ऐसा लगता है कि छोटे कद का ये बल्लेबाज है, शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा खेलता है, सामने भी एकदम पुख्ता होने की कोशिश खेलने की कोशिश करता है। लेकिन बुमराह को और जडेजा को जिस तरह से खेला, बुमराह को शुरू में, चाहे वो 5वें दिन की मॉर्निंग में या शुरू में पहली इनिंग में, बहुत अच्छा खेला, बहुत कॉम्पैक्ट खेला, जो बहुत अच्छी गेंद स्टंप से बाहर जा रही थी, बल्ला अपने पास रख रहा था और शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा खेल रहा था। दूसरा, जडेजा को रिवर्स स्वीप से ही रन बना रहा था यार, रिवर्स स्वीप में छक्का मार दिया टेस्ट क्रिकेट में जडेजा को, वो भी 5वें दिन, जहाँ पे रफ हुआ एकदम सामने, जहाँ पे बल्लेबाज की ना हालत खराब हो जाती है रफ देख के, वहां पे। और ऐसा भी नहीं था कि एक दो बॉल सर की तरफ आए नहीं जडेजा के, वो रफ से उछल के एकदम बाउंसर हो गया था, उसके बावजूद भी उसने अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं गवाया। उसकी विकेट लेनी भारतीय टीम के लिए बड़ा जरूरी। क्या प्लान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ना उसे शुरुआत से लेके आखिर तक, जब तक उसकी इनिंग चल रही है ना, आगे ही गेंदबाजी करते रहो। उन्हें कहो कि आप मिड ऑफ और मिड ऑन की जानिब हमें मारते रहो, और बॉलर्स का एम ये रहना चाहिए उन्हें एलबीडब्ल्यू करने का। और अगर वो लेंथ आपने डालती रहे ना, और अर्शदीप अगर खेल गया तो बाहरी किनारा भी लग सकता है उसको स्लिप में, अगर आगे वाली लेंथ में उसे गेंदबाजी करते रहेंगे तो। दूसरा, एक एडजस्टमेंट भारतीय गेंदबाजों को करना पड़ेगा। सोनी पे जब मैं कमेंट्री कर रहा था ना, तो मैंने ये शो एकदम आखिरी दिन खत्म हो गया था, लगभग 12 बजे हम शो कर रहे थे, तो शायद बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा। लेंथ को एडजस्ट करना, एक तो राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है जैक क्रॉली और बेन डकेट का। जैक क्रॉली बहुत लंबे हैं, तो उनको जो आप लेंथ डालेंगे ना, गुड लेंथ, वो लेंथ छोटी हो जाएगी बेन डकेट के लिए। तो आपको राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के सामने तो एडजस्ट लाइन करनी है ना एडजस्ट आपको, लेकिन लेंथ भी एडजस्ट करना एक ही ओवर में। सपोज अगर जैक क्रॉली ने सिंगल ले लिया पहली गेंद पे, तो दूसरी गेंद पे बेन डकेट आ गए, लेकिन वो छोटे कद के, वो कट अच्छा लगाते, वही लेंथ पे कट मार देंगे जो लेंथ आगे खेलेगी जैक क्रॉली। सो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा लेंथ में, तो लेंथ को अच्छे से एडजस्ट करना एक ही ओवर में, ये हमारे तेज गेंदबाजों को सीखना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, और आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस में उसकी काफ़ी ड्रिल्स है जिसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक एडजस्टमेंट है, वो सबसे बड़ा पल रहेगा मेरे हिसाब से। अगर जल्दी ब्रेक थ्रू मिल गया तो फिर बाकी जो बल्लेबाज हैं उनके, मुझे लगता है ना, फंस भी सकते हैं। हमने देखा है कि यार हैरी ब्रूक बिना भारी किनारा लगा था जडेजा के सामने, लेफ्ट आर्म स्पिनर को फंसते हैं, तो फिर जडेजा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा। लेकिन जडेजा को अपना कद बड़ा करना पड़ेगा परफॉर्मेंस में। आपने जडेजा की अगर देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ 4 विकेट निकाली है 3 टेस्ट मैच में, 2 इनिंग में तो उन्हें विकेट नहीं मिली थी। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड जब अपने घर में खेलने आई थी, जो हम हारे थे, वहाँ पे भी न्यूजीलैंड की स्पिनर ने बेहतर गेंदबाजी करी थी अपने इंडियन स्पिनर से, और वहाँ पे जडेजा थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो बेहतर करना पड़ेगा जडेजा को। और बैटिंग में भी वो प्रदर्शन है उस लेवल का, जहाँ पे आपको टेल के साथ अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी और एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कई बार वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको कैचेस पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, बेसिक फंडा रहता है, स्लिप की कैचिंग और गली की कैचिंग में फ़र्क होता है। गली में बहुत ज़्यादा ज़ोर से गेंद आती है, स्लिप में भी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है ना। हमने ट्रांजिशन पीरियड की पहले बात की कि फास्ट बॉलिंग में जो ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिला है, बैटिंग में ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिला है इंडियन टीम का। अब फील्डिंग में ट्रांजिशन पीरियड है ना, वो स्लिप में आपको नजर आते थे ना खिलाड़ी, विराट कोहली नजर आते थे, रोहित शर्मा नजर आते थे, पुजारा नजर आते थे, अजिंक्य रहाणे नजर आते थे। अब सारे यंग खिलाड़ी हैं, अब चीज़ें बदल गई है, तो इन्हें भी शायद हो सकता है कि वक्त लगे, बट आपको कैचेस तो पकड़ने पड़ेंगे। कैचेस विन मैचेस, जो आपने छोड़े आपको मिला नहीं मौका। अब सीधी बात करते, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ये आपके पुख्ता ओपनर, इन पे एक और बार जिम्मेदारी रहेगी। पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। नंबर 3 पे मेरे हिसाब से ना करुण नायर को खिला दो, दोनों में से एक की जगह बनेगी। नीतीश कुमार को अगर खिलाना है तो साई या तो फिर करुण नायर फर्स्ट क्लास अच्छा खेले तो करुण नायर, क्लोज कॉल रहेगा साई सुदर्शन और करुण नायर के बीच में, तो करुण नायर नंबर 3, नंबर 4 शुभमन गिल, नंबर 5 ऋषभ पंत, नंबर 6 नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 7 रविंद्र जडेजा, नंबर 8 वॉशिंगटन सुंदर। ये मेरे हिसाब से 9, 10, 11। सो 9 पे आपके पास एक फास्ट बॉलर आ गया। अब
अर्शदीप सिंह मेरे हिसाब से, अगर आप कंट्रोल ढूंढ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन 9 नंबर अर्शदीप सिंह, 10 नंबर आकाशदीप और 11 नंबर मोहम्मद सिराज। और अगर बुमराह खेलते तो फिर वो अर्शदीप की जगह पे भी मतलब वहाँ पे हो सकता है कि अर्शदीप बाहर बैठे, आकाशदीप खेले प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे, और जसप्रीत बुमराह खेले और अर्शदीप ना खेले। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते तो फिर अर्शदीप सिंह। सो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 है। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? पिच पे ही बहुत डिपेंड करेगा। कुलदीप यादव के बारे में डिस्कशन होगा जरूर, लेकिन कुलदीप यादव बैटिंग वाशिंगटन सुंदर के लेवल की नहीं देते तो फिर टील लंबी हो जाएगी और यहाँ पे आपको घास देखने को मिलेगी। इस पिच पे 10 से 12 mm की घास देखने को मिलेगी, तो स्पिन बहुत ज्यादा जल्दी गेम में नहीं आएगा। तो क्या 3 दिन अगर गेम में नहीं आएंगे कुलदीप यादव, तो फिर लास्ट के 2 दिन में गेम में आने के लिए आप उन्हें खिलाएं। आगे जाके हो सकता है कि घास के बावजूद भी उन्हें खिलाना पड़े, वैसा सिचुएशन आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल बैटिंग लंबी करने के लिए वॉशिंगटन का खेलना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी हो सकता है भाई, बुमराह नहीं है, उसके अलावा भी जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, बार बार लड़के इंजर्ड हो रहे थे, हमें सबको याद है। फाइट करना है भाई, फाइट करोगे रिजल्ट मिलेगा। गुड लक बॉयज, गुड लक।